नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दिया गया है। इस क्रैश कोर्स से संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह यानी 16 मई को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए गति शक्ति संचार पोर्टल का सबसे अच्छा वर्णन है? इसका उद्देश्य सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के संबंध में पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। यह है अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के विकास के संबंध में राज्य सरकारों के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य दूर संचार सेवा प्रदाताओं के साथ साथ अवसंरचना प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे अनुमति हेतु एक समान एकल पोर्टल प्रदान करना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से व्यवहार्य परिवहन आधारित बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संगठित करना है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में 5G को शुरू करने से पहले ऑप्टिकल फाइबर और टावर प्रतिष्ठानों को बिछाने के लिए अनुमोदन में तेजी लाना है। इसके माध्यम से दूर संचार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुमोदन के केंद्रीकृत मार्ग को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार के अनुसार इस पोर्टल को सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनाया है, जिसके माध्यम से दूर संचार क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से मंजूर किए जाने के साथ ही 5G नेटवर्क को भी समय पर रोल आउट किया जा सकेगा। साथ ही इसको GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किए जाने के माध्यम से राज्य सरकार और विभिन्न एजेंसियों को ऑप्टिकल फाइबर जाल और डिजिटल नेटवर्क में भी अधिक दृश्यता प्रदान करेगा। इस रूप में गति शक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य दूर संचार सेवा प्रदाताओं के साथ साथ अवसंरचना प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे अनुमति हेतु एक समान एकल पोर्टल प्रदान करना है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के पत्र सूचना कार्यालय के साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में भी इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारतीय राज्यों में पंजाब सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है। भारत पिछले 3 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक रहा है। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से कोई भी नहीं कि केवल 2। गेहूं के उत्पादन और निर्यात के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व के कुल उत्पादन में लगभग 13.5% की हिस्सेदारी के साथ भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सालाना लगभग 107.59 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में देखा जाता है। इसी कारण विश्व गेहूं निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अधिक नहीं है। रूस इसकी तुलना में गेहूं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में 18% से अधिक का योगदान है। 2019 में रूस और यूक्रेन ने मिलकर दुनिया के 1/4 से अधिक गेहूं का निर्यात किया था। सबसे अधिक डॉलर मूल्य के गेहूं का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में आपको रूस, अमेरिका और कनाडा आदि का नाम
याद रखना है। जबकि भारत में शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का स्थान महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला जो कथन है वह गलत है, दूसरा जो कथन है वह भी गलत है और जो तीसरा कथन है वह भी सही नहीं है। और चूंकि आपसे गलत कथन की पहचान करने को कहा गया है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में ही इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि हाल ही में भारत के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत अपने देश से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है और पूरी दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। किंतु यह घोषणा करने के एक दिन बाद ही कि भारत से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के लिए 9 देशों से व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं, सरकार ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से अनाज के सभी शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज की बड़ी खबर में भी हमने इसको कवर किया है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इस राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में पारंपरिक रूप से 2 स्थानीय जनजातियां गोंड और बैगा रहती हैं। यह स्थान बारासिंघा के संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान? आपको ध्यान देना है कि यह सारा वर्णन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1955 में बनाया गया था और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारासिंघा विशेष रूप से इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अन्य प्रजातियों में बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर और भारतीय अजगर भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कुछ अन्य टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे कि संजय डुबरी, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और पेंच, जिसे आपको याद रखना है। आज के पत्र सूचना कार्यालय में मध्य प्रदेश से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत का निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है? यूके, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल कि श्रीलंका? आपके विकल्प हैं केवल 1, 5 और 6, केवल 3, 4 और 6, केवल 2, 3 और 4 की उपर्युक्त सभी। जब बात की जाती है मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए की, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के संबंध में एक समझौता है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें उनके विनिमय को बाधित करने के लिए बहुत कम या कोई सरकारी शुल्क, सब्सिडी आदि नहीं होता है। भारत ने सबसे पहले श्रीलंका के साथ इस प्रकार के एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार से भारत ने नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, आसियान, जापान, मलेशिया, यूएई और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रूप में आप देख सकते हैं कि इसमें यूके, कनाडा का स्थान शामिल नहीं है, न ही इसमें इजराइल है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, 4 और 6 जो दिया गया है बी ऑप्शन में और इस रूप में सही उत्तर होगा बी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार भारत वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और कनाडा आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने के लिए समझौता वार्ताएं कर रहा है। अब हम 2019 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अग्रिम, जमा, निवेश,
कि मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। जब बैंकों के पास जमाएं यानी डिपॉजिट जमा करने की बात आती है तो परिसंपत्ति और देनदारियों को जमाकर्ता और बैंक के मामले में अलग अलग परिभाषित किया जाता है। जैसे कि जमाकर्ता के मामले में यह एक परिसंपत्ति है, यानी बैंक से प्राप्त की जाने वाली राशि। इसका अर्थ है कि जमाकर्ता को बैंक से वह राशि या तो मांग पर या फिर जमा की परिपक्वता पर प्राप्त होगी। बैंक के मामले में यह एक लायबिलिटी यानी देता है जो बैंक को जमाकर्ता को मांग पर या जमा की परिपक्वता पर चुकानी होती है। इस रूप में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में जमा को एक देयता के रूप में शामिल किया जाता है और यह है परिसंपत्ति नहीं है। और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, जमा। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे स्टारलिंक पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दुनिया की अग्रणी निजी कंपनी है, के रॉकेट ने कैलिफोर्निया से स्टारलिंक इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन के लिए 53 उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया। स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है जो परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान के एक समूह के साथ एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने की परिकल्पना करता है, जिसमें उपग्रह अंततः हजारों की संख्या में हो सकते हैं। स्टारलिंक नेटवर्क अंतरिक्ष से डेटा संकेतों को बीमित करना शुरू करने यानी स्पेस इंटरनेट के लिए चल रहे कई प्रयासों में से एक माना जा रहा है। इस परियोजना का महत्व इस रूप में देखा जा सकता है कि यह परियोजना यह सुनिश्चित करती है कि विश्व के हर हिस्से में विश्वसनीय और अबाधित इंटरनेट सेवाएं सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हों, क्योंकि वर्तमान में लगभग 4 बिलियन लोग, जो विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या है, विश्वसनीय इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को नहीं रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेट वितरित करने के पारंपरिक तरीके ऑप्टिकल फाइबर केबल या वायरलेस नेटवर्क इसे पृथ्वी पर हर जगह नहीं ले जा सकते। कई दूर दराज के इलाकों में केबल या मोबाइल टावर स्थापित करना व्यवहार्य ही नहीं हो पाता, इसलिए अंतरिक्ष में उपग्रहों से मिलने वाले सिग्नल इस बाधा को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसी के चलते स्टारलिंक नेटवर्क उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट को दिए जाने की बात करता है, जिसके लिए विभिन्न उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाने की बात की गई है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे। इस परियोजना की संभावित उपयोगिताओं के बावजूद स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लेकर कई चिंताएं भी जाहिर की गई हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत उपग्रहों को निम्न भूकक्षा यानी लो अथवा लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाने की बात कही गई है, किंतु निम्न भूकक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट की कम ऊंचाई होने के कारण यहां स्थापित उपग्रहों के सिग्नल अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र को कवर करते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के हर हिस्से तक संकेतों को पहुंचाने के लिए कई और उपग्रहों की आवश्यकता होगी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 12,000 ऐसे उपग्रहों की परिकल्पना को किया गया है, किंतु इतनी अधिक संख्या में उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने से अंतरिक्ष में उपग्रह मैनेजमेंट का प्रश्न खड़ा हो सकता है। साथ ही इससे आगे चलकर अंतरिक्ष मलबे की समस्या में वृद्धि के साथ ही उपग्रहों के बीच टकराव के जोखिमों में भी वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों में इसको लेकर यह भी चिंता है कि स्पेस इंटरनेट के लिए जिस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में उपग्रहों को लगाया जा रहा है, उससे अन्य अंतरिक्ष पिंडों का निरीक्षण करना और उससे आने वाले संकेतों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। दैनिक क्विज के आज के इस सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।